हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, सरकारी गुरुकुल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम दिल्ली जीके पढ़ने वाले हैं और आपको पता है कि समय बिल्कुल आपके पास नहीं है, पेपर आपका आपके सर के ऊपर है। तो अब इस टाइम आपको जो पढ़ने को मिल रहा है उसे बिल्कुल भी मिस मत करो। जो भी मिल रहा है उसको पढ़ लो, वही आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि अगर अब आप ये सोच रहे हो कि वो भी पढ़ लूँ ये भी पढ़ लूँ, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो भी समय आपके पास बचा है उस समय में आप वही चीज़ पढ़ो जो शॉर्टकट तरीके से आपको मिले और आपके काम की हो। ठीक है, तो दिल्ली जीके स्टार्ट कर रहे हैं आज। और दिल्ली जीके की जो ये पीडीएफ है ना, अगर मान लो आप ये चाहो कि हम क्लासें नहीं ले सकते, रोज 2-2 घंटे कौन क्लास ले, क्योंकि इस क्लास में तो दिल्ली जीके कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बाकी ये जो पीडीएफ है इसमें कंप्लीट दिल्ली जीके, अगर आप ये लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो नंबर हैं आप देख सकते हो 6367552373। इस पीडीएफ को आप ले सकते हो, आप अपने आप भी पढ़ सकते हो। जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ आप खुद भी पढ़ सकते हो। अगर देखो मैं पढ़ाऊंगा, मेरे को हर एक चीज़ विस्तार से समझानी पड़ेगी तो उसमें टाइम लगेगा। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप सोचते हो कि मैं तो इसको चलते फिरते पढ़ लूँगा, तो ये आप ले सकते हो, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, नंबर आपके सामने है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं लिख लो, जो भी आपको अच्छा लगे। नंबर आपको दिख रहे होंगे। तो अब मैं शुरुआत कर देता हूँ। जो बंदे इसको लेने में असमर्थ हैं, जो बंदे कुछ पैसे खर्च नहीं कर सकते, वो चाहते हैं कि सब कुछ फ्री में मिल जाए, तो वो फिर वीडियोज़ के जरिए पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाँ इसका जो प्राइस है सब लोग पूछते हैं फ्री में मिलेगी। देखो इस पीडीएफ का जो मूल्य है वो 50 रुपये रखा है। इतना मूल्य इसलिए रखा है क्योंकि हर बंदा 50 रुपये में अफोर्ड कर सकता है, यानी एक कोल्ड ड्रिंक की 1 लीटर की बोतल के बराबर इसका प्राइस रखा है। इतना पैसा तो आप वैसे भी वेस्ट कर देते हो। पढ़ने का सामान अगर मिलता है, जहाँ से काम की चीज़ मिलती है, तो उसे लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। अब मैं पहला क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, थोड़ा सा डेमो देख लो, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के देख लो। अगर आपको लगे कि इसके अंदर दम है, इसमें जान है, तो ले लेना, नहीं तो पढ़ो आप, है ना। फालतू चीज़ों में ध्यान मत लगा मेरे भाई, इतना टाइम नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इतना मज़ेदार क्वेश्चन है कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। एक राजा था, मैं थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। एक राजा था और उसकी एक रानी थी। रानी का यहाँ कोई रोल नहीं है, राजा की बात करेंगे। उस राजा का नाम दिल्लू था। क्या था भाई? दिल्लू नाम था। अब आपका जो शहर है दिल्ली, उस दिल्लू के नाम पर ही पड़ा है दिल्ली का नाम। ठीक है, लेकिन ये पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो वो राजा था वो किस वंश का था। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सूर्य वंश, मयूर वंश, गौतम वंश और गहलोत वंश। इनमें से आपको बताना है कि जो राजा दिल्लू था वो किस वंश का था। ठीक है, जैसे किसी का नाम होता है सुमन, उसको हम सुमंटी बोल देते हैं। किसी का नाम होता है पूजा, उसको हम पूजली बोल देते हैं। ऐसे ही किसी का नाम मोहित होता है तो उसको मोही बोल देते हैं, शॉर्टकट बोल देते हैं ना। ऐसे कोई राजा था जिसका नाम दिल्लू था। और फिर जैसे दिल्ली नगरी बसाई गई तो सब लोगों ने सोचा इसका क्या नाम रखें, तो दिल्लू से याद आया इसका नाम दिल्ली रख दो। तो ऐसे जो आपका शहर है दिल्ली, उसका नाम दिल्ली पड़ा। लेकिन यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो राजा दिल्लू था वो मेरे भाई मयूर वंश का था। अब आप ये सोच रहे होंगे ऐसे तो कोई भी पढ़ लेगा यार, इसमें क्या मजेदार बात है। ऑप्शन मेरे सामने लिखा गया, मैं तो टिप टिप के भी पढ़ा सकता हूँ। अब भाई देखो, बात यह है कि मैं कैसे भी पढ़ाऊँ आपको, लेकिन वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा महत्व है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड और बात करें हम, तो इस क्वेश्चन में अभी तो मज़ेदार चीज़ बाकी है। मज़ेदार की बात करें तो जो दिल्ली है आपका, उसका पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि दिल्ली का पुराना नाम क्या था, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हों, तो जहां इंद्रप्रस्थ दिखे आपको उस पर सही से टिक्का मार देना, समझ लो आपका सही क्वेश्चन हो जाएगा। जो इंद्रप्रस्थ है दोस्तों, वो पांडवों ने एक नगरी बसाई थी। पांडवों के नाम से आपको याद आ गया होगा कि पांडव कौन थे। कौरव पांडव, महाभारत श्री कृष्ण लीला के टाइम से आपको कुछ याद आया होगा कि पांडव कौन थे। उन पांडवों ने क्या किया, जो 5 भाई थे, पांडव 6 थे लेकिन एक कौरवों में चला गया था कर्ण। लेकिन जो 5 अर्जुन और जो बाकी उसके भीम, जो 5 भाई थे, उन्होंने एक नगरी बसाई, एक गांव बसाया। उस गांव का नाम रख दिया इंद्रप्रस्थ। ठीक है, और वहां से दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ पड़ा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। आगे बात करें तो जो आपकी ईसा पूर्व 50 है, यानी ईसा पूर्व और शताब्दी में आपको फर्क पता होना चाहिए। आपके पेपर में अब इतना विस्तार से नहीं पूछेगा। जो 50 ईसा पूर्व से पहले जो मौर्य राजा थे, उनका नाम था दिल्लू। उनका क्या नाम था? दिल्लू। तो दिल्लू के बारे में पता चल गया ना कि दिल्लू कहाँ से आया।
ये एक राजा थे जो कि 50 ईसा पूर्व पहले थे। अब आपको इंद्रप्रस्थ का भी इसी क्वेश्चन में पता लग गया कि इंद्रप्रस्थ कहाँ आया। इंद्रप्रस्थ को पांडवों ने एक नगरी बसाई थी और उसका नाम इंद्रप्रस्थ रख दिया था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया हो तो फिर भाई लाइक अभी कर देना। अब इंद्रप्रस्थ की बात करें तो इंद्रप्रस्थ को आप हस्तिनापुर भी कह सकते हो। अब हस्तिनापुर के बारे में मैं समझा देता हूं। देखो मजा आते रहना चाहिए आपको, और आप ये कहो कि फटाफट से लाइन पढ़ के सुनाओ तो हम ऐसे भी कर लेंगे, आपको विस्तार से नहीं बताएंगे। मैं पहले ही बोल चुका हूं, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है वो इस पीडीएफ को प्राप्त कर ले और अपने मोबाइल में जैसे चाहे वैसे पढ़ ले। जिसके पास टाइम है वही क्लासों में आके अपना टाइम खराब करे, वही यहाँ पे सीखे। ठीक है भाई। जो आपका इंद्रप्रस्थ है, जो दिल्ली का पुराना नाम था, वो उसको हम हस्तिनापुर भी कह सकते हैं, क्योंकि हस्तिनापुर पहले एक गांव था और उस गांव में एक छोटा सा कस्बा, छोटा सा मतलब कि छोटी सी कॉलोनी थी जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ। अब हस्तिनापुर के अंदर इंद्रप्रस्थ था तो इंद्रप्रस्थ को हम हस्तिनापुर भी कह सकते हैं। इसके अंदर यही लिखा गया है। अब आगे बात करें तो चंद्रबाई की रचना पृथ्वीराज रासों में तोमर क्षत्रिय वंश राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। अब बात करें क्वेश्चन पेपर में आए मेरे भाई कि दिल्ली का संस्थापक किसे बताया गया है, तो घबराना नहीं है। आपको अनंगपाल जहां ऑप्शन दिखाई दे उस पे टप्पा मार देना है, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन तो अभी हम एक ही पढ़े हैं, लेकिन आप देख पा रहे होंगे एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन निकल के आ गए। बस यही खासियत है हमारी इस पीडीएफ की। पता भी नहीं लगेगा कि कहां से कहां क्वेश्चन हमने बना दिए, और आप इन 4-5 लाइनों को ऐसे पढ़ लोगे चलते फिरते, टाइम भी नहीं लगेगा और दिल्ली जीके आपकी ऐसे तैयार हो जाएगी कि आप भी कहोगे वाह मजा आ गया। ठीक है। हाँ, अब आपको बताएं, जो आपका अनंगपाल था ना, उसने ही लाल कोट का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? अनंगपाल ने लाल कोट का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन छप जाए मेरे भाई पेपर में कि लाल कोट का निर्माण किसने करवाया, तो अनंगपाल पे आंख बंद करके टप्पा मार देना, पेपर में सही उत्तर हो जाएगा। अनंगपाल ने ही लोहा स्तंभ दिल्ली में बनवाया था या लोहा स्तंभ दिल्ली में लाया था। बोलो एक ही पर्सन में 2-3 क्वेश्चन बने कि नहीं बने? अरे मेरे भाई यही तो मजेदार बात है। इसके बाद बात करें तो दिल्ली में तोमर वंश का शासनकाल 900 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि दिल्ली में तोमर वंश का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है, तो याद रखना 900 से और 1200 ईस्वी तक माना जाता है। बताओ ये सब चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? भाई समझना तो पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, समझना तो पड़ेगा। और पढ़ाई बोरिंग है, पढ़ाई से हर आदमी बोर होता है, हमारे भी सिर में दर्द होता है, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, बिना पढ़े कुछ भी नहीं है। बाकी आप अगर ये सोचते हो कि बस इतना आसान हर काम है, तो फिर आपकी गलत फहमी है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है कि यूनानी भूगोलवेता। अब यूनानी भूगोलवेता की बात करें, बढ़िया क्वेश्चन है। यूनानी भूगोलवेता प्लूटोमी जो कि 2री सदी में भारत आया था। बताओ यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, यूनानी प्लूटोमी भारत कब आया था? 2री सदी में आया था। बताओ एक मतलब आप जब भी पढ़ो इस पीडीएफ को, मान लो आप ले लेते हो और जब भी पढ़ो तो इस पीडीएफ में हर एक लाइन को मतलब ऐसे पढ़ना कि उस लाइन से कोई ना कोई मतलब निकाल लेना अपने हिसाब से, तो आपको पता लगेगा कि इस लाइन में भी एक क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है। तो उसके बाद में क्या करें, जो प्लूटोमी भारत में 2री सदी में आया, आते ही अपने एटलस में दिल्ली का क्या संबोधित किया। भाई जैसे मान लो आप कहीं जाओ या फिर आप किसी सेमिनार में जाओ, तो ऐसे ही प्लूटोमी आया था भारत के अंदर। कब आया? 2री सदी में। कहाँ पे आया? एटलस में। एटलस में आते ही उसने क्या संबोधित किया, क्या लोगों को बताया, ये क्वेश्चन पूछा है। 4 ऑप्शन है। दिल्ली ये गलती से 2 बार छप गया मेरे भाई। ठीक है, इंद्रपाट और दाईदला। बताओ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दाईदल्ला। ठीक है भाई, दाईदल्ला संबोधित उसने किया था। अब इतना ही आपसे पूछेगा कि दाईदल्ला कहाँ संबोधित किया, किसने संबोधित किया, ऐसे भी क्वेश्चन उल्टा सुल्टा घुमा के आपसे पूछ सकता है, लेकिन आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इतना आप ये कहो कि दाईदल्ला क्या था, दाईदल्ला में क्या क्या विचार थे, इतना गहराई से आप तक नहीं पहुंचेगा। अगर पूछता तो हम इस पीडीएफ में आपको जरूर इन्वॉल्व करके वो सब मैटर देते हैं। ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड बात करें
तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड काफी मजेदार बात है, ठीक है। रुक जा मेरे भाई। अनेक जी मैंडर को बाद में यूनानी विद्वानों द्वारा प्रथम व्यक्ति माना जाता है जिन्होंने विश्व का मानचित्र मापक के अनुसार बनाने का प्रयास किया। उन्होंने एक मानचित्र बनाया था जिसमें ग्रीस को केंद्र में रखा तथा बाकी यूरोप और एशिया के तत्कालीन ज्ञात संस्थान दर्शाए गए हैं। अब ये जो मैटर है ये क्या है, जो प्टोलेमी आया था उसने क्या बनाया, एक मानचित्र बनाया। मानचित्र में क्या किया मेरे भाई, जो आपका एशिया और यूरोप है उसको तो कहीं ना कहीं दर्शा दिया, लेकिन इसके अलावा जो ग्रीस है उसको बीच में रख दिया गया, बाकी एशिया और यूरोप को ऐसे साइड में रख दिया। ये काम यहाँ पे किया गया। बाकी ये क्वेश्चन जो है, ये जो जानकारी है, ये आपके एग्जाम के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो राजा दिल्लू वाला क्वेश्चन था पहले वाला, उसमें जो जानकारी थी वो इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। बाकी अब पेपर में आ भी जाए भाई, कोई पता नहीं है, किसी भी चीज को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये जो लास्ट डोज है, लास्ट टाइम है, इसमें जो भी मिले उसको लपेट दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये लो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इंद्रप्रस्थ क्या है। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम था। अब क्वेश्चन आ गया तो अब इससे बात करो, आप क्वेश्चन से बात करो, इंद्रप्रस्थ का दूसरा नाम क्या था। अब इतना तो आपको पता है कि इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम था, लेकिन जैसे नहीं हो जाता कभी कभी गाँव में मेरे भाई, ऐसे हो जाता है किसी का नाम राहुल हो लेकिन घर में उसको राहुल कहते हैं, और स्कूल में जाए या कॉलेज में जाए बाहर उसका नाम कुछ और होता है, और फ्रेंड्स के बीच में उसका नाम कुछ और होता है। तो ऐसे ही है, इंद्रप्रस्थ का दूसरा क्या नाम था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा खंडप्रस्थ, ठीक है। क्या हो जाएगा, खंडप्रस्थ। यानी हम कह सकते हैं कि दिल्ली का पुराना नाम खंडप्रस्थ भी था और इंद्रप्रस्थ भी था। अब पेपर में आ जाए दिल्ली का पुराना नाम क्या था, यहाँ पे खंडप्रस्थ ऑप्शन दे दे, यहाँ पे इंद्रप्रस्थ दे दे, तो एक ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा ए व बी दोनों। तो आपको क्या करना है, काफी लोग इंद्रप्रस्थ पे क्लिक करके आएंगे, काफी लोग खंडप्रस्थ पे करके आएंगे, लेकिन वहां देखना 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसमें लिखा जाएगा ए व बी दोनों इसका सही जवाब है, तो आपको वही ऑप्शन सही करके आना है, ठीक है मेरे भाई। हाँ आगे चलो, इस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी हम जरूर पढ़ेंगे। जो आपका मौर्य काल था उसके दौरान क्या हुआ, जो इंद्रप्रस्थ है मौर्य काल के दौरान इंद्रप्रस्थ वो बौद्ध साहित्य में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। अब आपका जो इंद्रप्रस्थ है, जो दिल्ली का पुराना नाम था, वो मौर्य काल के समय इंद्रपट के नाम से जाना जाता था। अब यहां पे पूछ लिया जाए दिल्ली का पुराना नाम क्या था और खंडप्रस्थ इंद्रप्रस्थ ऑप्शन में ना दे, इंद्रपट भी मिल जाए, तो समझना वो आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मौर्य काल के समय दिल्ली का नाम इंद्रपट ही था, ठीक है मेरे भाई। इंद्रप्रस्थ से जुड़ी और बात करें तो जो इंद्रप्रस्थ है वो पहले आपका खांडव प्रस्थ था, ठीक है। मतलब कुल मिला के खांडव प्रस्थ वगैरह ऐसा कुछ नाम मिले तो वो दिल्ली का पुराना नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। पांडवों ने बनाया था, ये एक बहुत ही बड़ा नगर था, बहुत ही सुंदर नगर था। इसके बाद में इसमें लिखा गया है कि खासकर पांडवों का महल यानी इंद्रजाल जैसा बनाया गया था, ठीक है मेरे भाई। तो इतनी ये जानकारी आपके कोई काम की नहीं है, केवल इसमें ये छोटी सी जानकारी आपकी है काम की। अच्छा, इसके नीचे और लिखा गया है, यह शहर मध्यकाल के 7 शहरों में सबसे पहला था। यानी जो पांडवों ने एक नगर बसाया था वो 7 शहरों में एक जाल रूपा चित्र के रूप में जाल रूपा संरचना में बनाया था, और बहुत ही जबरदस्त शहर था, ठीक है। योगिनीपुरा के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। उस शहर को योगिनापुरा के नाम से भी जाना जाता है। योगिनी क्या है, एक प्राचीनी देवी है। अब देखो आप एक चीज देख रहे होंगे, मतलब चीज हर एक चीज के अंदर चीज घुसाई गई है। यानी योगिनीपुरा से पहले बात की गई, तो अब योगिनीपुरा के बारे में जानकारी ले लो। योगिनी जो है एक प्राचीन देवी थी उस टाइम पे। और यहाँ पे इसके बारे में बात करें तो 12वीं शताब्दी में अनंगपाल तोमर ने अपना राजवंश लालकोट से चलाया। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था लालकोट किसने बनाया, अनंगपाल ने। लोहा स्तंभ दिल्ली में कौन लाया, अनंगपाल लेके आया, ठीक है। तो यहां से आप एक चीज मान सकते हो, अनंगपाल बार बार रिपीट हो रहा है तो क्वेश्चन आना पक्का है, अनंगपाल से बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अनंगपाल के बाद में आ गया आपका अजमेर के चौहान राजा, जिसने क्या किया, इस जो आपका लालकोट है इसको जीत लिया, और इस लालकोट का नाम क्या रख दिया, राय पिथौरा रखा।
अब आपको पता होना चाहिए राय पिथौरा कहां से आया। अनंगपाल ने एक लाल कोट बनाया जिसको अजमेर के एक राजा थे चौहान, जिन्होंने जीत लिया उस लाल कोट को, और लाल कोट का नाम राय पिथौरा रख दिया। अभी राय पिथौरा से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आने बाकी हैं। अब देखो मजा नहीं आ रहा है, बोर हो रहे हो, तो इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता मेरे भाई, कुछ भी नहीं कर सकता मैं। आपको बोर होना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, गर्मी में पढ़ना पड़ेगा, सर्दी में भी पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। इतना आसान होता पढ़ना तो कोई भी सरकारी नौकरी लग जाता ना, कोई भी आसानी से जॉब ले लेता। क्यों लोग 10,000 की प्राइवेट नौकरी करते हैं। क्वेश्चन देखो, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, दीन पनाह, ये क्वेश्चन है दीन पनाह, और इसके बारे में बात करें तो दिल्ली का कौन सा शहर था। अब दिल्ली, अब क्वेश्चन से एक चीज बात पता लगी आपको कि दिल्ली में एक शहर तो है जिसका नाम क्या है, दीन पनाह। अब क्वेश्चन में आ जाए कि 4 ऑप्शन देंगे, निम्न में से कौन सा दिल्ली का शहर है, कौन सा नहीं है, और वहां पे दीन पनाह आपको ऑप्शन मिल जाए तो बोलो गलत करके आओगे क्या आप, फट से मारोगे उस ऑप्शन पे, ठीक है। सही हो जाएगा जो आपका सी, इसका सही जवाब हो जाएगा छठा शहर, यानी दिल्ली का छठा शहर जो है वो दीन पनाह है, ठीक है। अब दीन पनाह के बारे में थोड़ी सी और जानकारी पढ़ लेते हैं भाई, जानकारी पढ़ना जरूरी है। दीन पनाह कहां से आया, क्या है, जो भी चीजें अब आपके सामने पेश है, पेश करते हैं दीन पनाह के बारे में जानकारी। हुमायूं ने मुगल सम्राट के रूप में अपने शासनकाल के दौरान दिल्ली में दीन पनाह शहर का निर्माण करवाया। दीन पनाह शहर दिल्ली का कौन सा शहर है, छठा शहर है। हुमायूं ने इसका निर्माण करवाया था अपने शासनकाल के दौरान, ठीक है। और यहाँ पे बात करें, यह शहर युद्ध और अशांति के समय उनके परिवार और दरबार की शरण स्थली के रूप में बनाया गया था। अब आपको एक चीज पता लगा, हुमायूं ने दीन पनाह शहर बसाया, दीन पनाह शहर बनाया, लेकिन क्यों बनाया ये भी इसमें लिखा गया है। जैसे मान लो युद्ध हो जाए, कोई भी युद्ध हो जाए, उस समय पे अशांति फैल जाए, तो जो हुमायूं है वहां जाके इस दीन पनाह शहर में जाके छिप जाए, यानी शांति से रह सके। इसलिए हुमायूं ने मुगल सम्राट के रूप में जो थे उन्होंने ये शहर बसाया था। इसके बारे में और बात करें तो दीन पनाह जो शहर है वो पुराने शहर, पुराना किला के पास स्थित था, यानी दीन पनाह शहर जो है पहले पुराना जो किला है उसके पास स्थित था, और यमुना नदी पर एक पुल द्वारा इससे जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब आप देखेंगे जो यमुना नदी का एक पुल है ना, वो दीन पनाह शहर से जुड़ा हुआ है। दीन पनाह शहर किसने बसाया मेरे भाई, हुमायूं ने बसाया। क्यों बसाया, मान लो जो जहां हुमायूं था वहां पे युद्ध हो जाए, अशांति फैल जाए, तो हुमायूं उस समय पे दीन पनाह शहर के अंदर जाके आराम कर सके, शरण ले सके, रुक सके। दीन पनाह शहर दिल्ली का कौन सा शहर है, छठा शहर है। बताओ अब कोई गलती करोगे, ठीक है। लाल पिथौरा, राय पिथौरा क्यों है, जो आपके अजमेर के राजा थे चौहान, उन्होंने लाल कोट को जीत लिया था। लाल कोट क्या है, अनंगपाल ने बसाया था एटलस में आकर, ठीक है। मतलब हर चीज आप समझते हुए चलो, हर चीज को यानी मेन डायरेक्टली आप एक एक लाइन में लिख लो, लाल पिथौरा, राय पिथौरा सॉरी, और अनंगपाल कौन था, मतलब अपने अकॉर्डिंग सब चीजों को सेट कर लो कि पेपर से पहले अगर आप उन सब चीजों को देखो तो हर चीज आपको याद आ जाए। और मैं पहले ही बता चुका हूं, जिसको बोरिंग लग रहा है, जिसको पसीने आ रहे हैं, जिसको तबियत खराब है, जिसको दिक्कत हो रही है अंदर से, वो इस पीडीएफ को ले ले, ठीक है। नंबर लिख दो, दिखाई नहीं दे रहे हैं तो ये लो, नंबर लिख रहा हूं, दोबारा से नहीं लिखूंगा ये नंबर क्योंकि भाई बहुत टाइम खराब होता है, ठीक है। ये नंबर लो मेरे भाई, बहुत ही अच्छे नंबर है मेरे। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके होमगार्ड या जो भी जिस भी वैकेंसी की आप तैयारी करो जिसमें दिल्ली जीके आता है वो मैसेज डाल दो, या फिर लिख दो दिल्ली जीके के नोट्स चाहिए, ठीक है। हाँ, सबने लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो वीडियो रोक के थोड़ा सा बैक करके स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, ठीक है भाई। अब बात करें हुमायूं के बारे में, हुमायूं के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हुमायूं जो है 1530 और 1533 में गद्दी पर बैठा, यानी हुमायूं का शासनकाल कब शुरू हुआ, 1530 में, और कब तक रहा, 1533 तक, ठीक है भाई। उसके बाद में बात करें, उसने यमुना नदी के तट पर एक नए शहर दीन पनाह की स्थापना की। दीन पनाह शहर कहाँ पे है, यमुना नदी के तट के ऊपर है। लेकिन 1540 में शेर शाह ने हुमायूं को क्या कर दिया, हरा दिया। 1540 के टाइम पे एक ऐसा समय आया कि जो आपके शेर शाह हैं उन्होंने हुमायूं को हरा दिया और दीन पनाह को पूरी तरह से धराशायी कर दिया और अपनी नई राजधानी का निर्माण कर लिया, ठीक है, और अपनी नई राजधानी का निर्माण कर लिया। अब देखो दीन पनाह
दीन पनाह जो है हुमायूं ने इसलिए बनाई थी क्योंकि भाई वो जहाँ पहले था वहाँ पे युद्ध और अशांति हो जाए तो इस दीन पनाह में आके अपना शरण ग्रहण कर ले, विश्राम कर ले, रुक जाए। लेकिन शेर शाह फिर उसका बाप आया जिसने हुमायूं को हरा दिया और जो उसकी दीन पनाह जो नगरी थी छोटी सी बसाई हुई उसको तहस नहस कर दिया। तहस नहस करके उसने अपनी उसको नई राजधानी बना लिया। अब जितना मेरे से हो रहा है, जितना विस्तार से बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कर पा रहा हूं, इससे ज़्यादा शायद मेरे से नहीं हो पाएगा। इससे ज़्यादा बाकी आप कहीं किसी और की दुकान में जाके सामान ले लो, पढ़ लो भाई। बाकी मेरे से जितना हो पाया मैंने उतना अच्छा कंटेंट तैयार करने की कोशिश की है, उतना अच्छा आपको समझाने की कोशिश की है। अब क्वेश्चन आया, तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का सुलन कौन था? ठीक है, तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का सैलून कौन था? ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। पहला है अनंगपाल, दूसरा है महमूद तुगलक, तीसरा है पृथ्वीराज चौहान, चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। ये क्वेश्चन है। अब आप एक चीज़ सोचिए मेरे भाई, कुछ लोगों का सवाल है कि सेकंड वाला काला हो रहा है लेकिन ऑप्शन आप इसमें, ये हमने अपने हिसाब से किया है जिससे कि तो अपने नोट्स थोड़े से मॉडिफाइड दिखे, इसलिए बीच में एक काले रंग का दे दिया। और आप देखना लास्ट तक आपको बी वाला ऑप्शन ही काला मिलेगा। ठीक है, ये भी नहीं है कि अलग अलग वाले को काला किया है कंफ्यूज करने के लिए, नहीं भाई। तो जो तैमूर लंग है उसके आक्रमण के समय, तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया दिल्ली के ऊपर तो उस समय जो सुलंद है वो महमूद तुगलक था। कौन था भाई? महमूद तुगलक था। अब इसके बारे में मेरे भाई मजेदार मजेदार चीजें जो कहानी है पहले के समय घटित हुई वो पढ़ लेते हैं। अब देखो, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। तैमूर के आक्रमण के समय, तैमूर ने जब आक्रमण किया उस टाइम पे भाई नसीरुद्दीन महमूद शाह कौन थे? जब तैमूर ने आक्रमण किया उस टाइम पे नसीरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली का को क्या था? शासक था। मतलब कह सकते हैं तैमूर ने आक्रमण नहीं किया था, उससे पहले या उस समय नसीरुद्दीन कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद उस समय दिल्ली के ऊपर शासन करने वाला था, शासक था। तो तैमूर ने क्या किया भाई? दिल्ली के ऊपर 1398 में हमला कर दिया। हमला करने के बाद भारत पर उसके आक्रमण का कारण मतलब धन था, यानी जो तैमूर है वो भारत में आया, उसने आक्रमण किया। आक्रमण 1398 में किया। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। तो जो तैमूर है उसने आक्रमण क्यों किया? उसका कारण क्या था? उसका कारण था धन, पैसा। उसको पैसा चाहिए था। तो जो नसीरुद्दीन महमूद है वो क्या थे? आपके कमजोर तुगलक शासक था। मतलब कहें तो जो तैमूर है उसके सामने जो दिल्ली का शासक था उस समय नसीरुद्दीन, वो कुछ नहीं कर पाया, वो उससे डरता था, उससे कमजोर था। ठीक है भाई, ये थी बात इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और यहाँ पे बात करें तो भाई इससे रिलेटेड बात करें तो नासिर-उद-दीन महमूद शाह तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। तो ये आपके दिल्ली सल्तनत से जुड़ा क्वेश्चन है और क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि तुगलक वंश से जुड़ा अंतिम शासक कौन था तो आप बता देना नासिर-उद-दीन महमूद। ठीक है, ये अंतिम शासक था। उसके शासनकाल के दौरान ही 1398 में तैमूर भारत पर आया और भारत पर आते ही उसने तो धड़ाधड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। और उसका एक ही कारण था, उसको पैसा चाहिए था। उसने सिंधु नदी पार करके मुल्तान पर कब्जा भी कर लिया और बिना किसी प्रतिरोध के दिल्ली तक पहुंच गया, दिल्ली तक पहुंच गया। देखो तैमूर कितना खतरनाक आदमी था। सिंधु नदी को पार करके, सिंधु नदी को पार करके पहले तो मुल्तान पर कब्जा किया। मुल्तान कोई उस समय शहर हुआ करता था। मुल्तान पर कब्जा करके, मुल्तान को लूट के फिर आ गया दिल्ली पर। और दिल्ली पर आने के बाद दिल्ली में उस टाइम सरकार थी नसीरुद्दीन महमूद की। लेकिन जब तैमूर आया तो नसीरुद्दीन महमूद ने कह दिया मेरे भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो लूटना है लूट लो। ठीक है, ये थी बात। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लगता है मेरे को सभी को समझ में आ रहा है। ओहो, ये क्वेश्चन आ गया राय पिथौरा। थोड़ी देर पहले ही बताया था कि राय जो पिथौरा है आपका, राय जो पिथौरा है आपका, वो कहाँ से आया, वो नाम कहाँ से पड़ा?
तो अनंगपाल वाला क्वेश्चन आपको याद आ गया ना, जिसने लाल कोट बसाया था। लेकिन फिर अजमेर के चौहान राजा हुए जिन्होंने अनंगपाल को हरा दिया, और जो लाल कोट था उसको राय पिथौरा नाम दिया। अब राय पिथौरा किसे कहा जाता है, फिर से क्वेश्चन आ गया, और ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। तो ये किसे कहा जाता है, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान को। किसे कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है भाई, आप पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड थोड़ी सी बात करेंगे, वो भी आपके लिए जरूरी है। क्लास लंबी होगी, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, बोर भी होंगे आप, पसीने भी आएंगी, आपको दिक्कत भी आएगी, नींद भी आएगी, सब झेलना पड़ेगा। आप मानोगे नहीं, फिलहाल रात के 2 बज रहे होंगे जब मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी नींद आ रही है, आंखों में जलन हो रही है, आंखों से थोड़ा थोड़ा पानी आने की कोशिश हो रही है, पर जग रहा हूँ। ऊपर से इतनी लाइट लगी हुई है, लाइट में आँख खुल नहीं पा रही है। प्रयास सबको करना पड़ेगा। मैं प्रयास करूँगा तो मेरे को दाल रोटी मिलेगी, मेरा चैनल चलेगा। आप प्रयास करोगे, आप पढ़ोगे तो आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, बिना प्रयास के कुछ भी नहीं है। चाहे आप 1-2 रात समय से पहले सो जाओ, आपको कई रातें परिश्रम करना पड़ेगा, कई रातें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा। 1-2 रात जबरदस्त जाग के मेहनत कर लो, कई रातें आप सुकून से सो पाओगे। ठीक है, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। जो आपके पृथ्वीराज चौहान है, जो आपके तो क्या है, सबके ही थे जब थे। जो पृथ्वीराज चौहान है मेरे भाई, इनकी बात करें, अरे हट जा तू तो। ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान है उन्होंने क्या किया, राय पिथौरा नाम से, यानी पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। यानी हम कह सकते हैं राय पिथौरा का दूसरा नाम पृथ्वीराज चौहान है। ठीक है, और पिथौरा दुर्ग का निर्माण करवाया था भाई। इसके अलावा यहाँ पे लिखा गया है कि वह मुस्लिम अतिक्रमणकारियों में विरोध हिंदू प्रतिरोध की कथाओं को प्रसिद्ध नायक थे। जो पृथ्वीराज चौहान है वो हिंदुओं की जो कथाएं होती हैं उनको बढ़िया तरीके से गाया करते थे, अच्छे गायक थे। पिथौरा दुर्ग का निर्माण भी पृथ्वीराज चौहान ने ही करवाया था। पृथ्वीराज के पूर्वजों ने तोमर राजपूतों से दिल्ली को छीना था। ओहो, ये देखो, जो पृथ्वीराज चौहान हैं उनके जो पूर्वज हैं, उनके बाप दादा, दादा के दादा, उन्होंने क्या किया था, जो तोमर राजपूत हैं उनसे दिल्ली को छीना था। छीनने का मतलब है कि भाई तोमर राजपूतों ने भी दिल्ली के ऊपर राज किया है, लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान है उनके बाप दादा आए और उन्होंने दिल्ली को छीन लिया। छीनने के बाद में दिल्ली के संस्थापक बन गए जो चौहान फैमिली है पृथ्वीराज चौहान की, उनमें से कोई तो बना होगा। फिर बनते गए, पृथ्वीराज चौहान आ गया, वो बन गया। ठीक है, पृथ्वीराज जो है वो तृतीय यानी तीसरा शासक था। इसके बाद में बात करें तो पृथ्वी राजा शासनकाल 22 मई 1166 दिसंबर 1192 तक था। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल कब से कब तक था, 22 मई 1166 से दिसंबर 1192 तक था। देख लो कितने साल तक था, 92 से 66 माइनस कर लेना, साल निकल के आ जाएंगे। जिन्हें पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। चौहान वंश के एक राजा थे जिन्होंने सपाद लक्ष्य के क्षेत्र पर शासन किया था, जिसकी राजधानी उत्तर पश्चिमी भारत के वर्तमान राजस्थान के अजमेर में थी। ठीक है, इन सब का मतलब है कि भाई चौहान जो फैमिली थी उनमें भी एक राजा हुआ करते थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सपाद लक्ष्य के क्षेत्र, यानी सपाद लक्ष्य का कोई क्षेत्र है उसके ऊपर शासन किया, जो आज के समय में राजस्थान का अजमेर है, वहाँ पर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में अर्थ प्रतिदिन सरोवरों का पानी सूखता चला गया। यहाँ पर पठारी भूमि का जन्म हुआ। पठारी भूमि के कारण इनका नाम पिथौरागढ़ पड़ गया। पिथौरागढ़ नाम क्यों पड़ा, जैसे समय बीता वहाँ पे पानी खत्म हुआ, पानी खत्म होने के बाद चट्टानें निकल आई, चट्टानें निकलने के बाद में जो भूमि है वो कठोर हो गई, पत्थर जैसी बन गई और उसका नाम पिथौरा पड़ गया, और उसके बाद में राय पिथौरा नाम रख दिया गया। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, गला सूख गया भाई, थोड़ा सा धीरे बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। शाहजहाबाद दिल्ली का कौन सा शहर था? शाहजहाबाद दिल्ली का कौन सा शहर था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शाहजहाबाद जो है दिल्ली का 7वां शहर था। कौन सा शहर था?
सातवां शहर था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, शाहजहाबाद धर्म निरपेक्षता का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है। यानी शाहजहाबाद के बारे में अगर जानने की आप कोशिश करोगे तो सबसे पहली लाइन आपको ये मिलेगी कि यहाँ पर धर्म निरपेक्षता को मानने वाले लोग थे, एक सबसे बड़ा उदाहरण है। और धर्म निरपेक्षता की बात करें तो इनके जो बाजार थे या फिर अनेक ऐतिहासिक भवन मंदिर जो भी थे उनको देखा जा सकता है। ठीक है, शाहजहां के समय लाल जैन मंदिर, अप्पा गंगाधर मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, मराठी प्रभुत्व वाला आर्य समाज मंदिर, दीवान हाल, बेपटिस्ट चर्च, गुरुद्वारा, शीशगंज। ये देखो शीशगंज जो है ना, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है और जो मैं आपको अभी करवा सकता हूँ और इससे रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन छप सकता है। ठीक है, सुनहरी मस्जिद और वेस्ट एंड टर्मिनस। अब आप देख सकते हो शाहजहाबाद दिल्ली का वो शहर है जिसमें धर्म निरपेक्षता एक तरफा दिखाई दे रही है। इतने सारे मंदिर, हर चीज़ की मस्जिद भी है इसमें, मस्जिद, मंदिर, चर्च, साथ में गुरुद्वारा, ये सब चीज़ें आपको इस शहर के अंदर मिल जाएंगी। और इस शहर का बात करें तो कौन सा शहर था? सातवां शहर था ये। छठा शहर कौन सा था? अभी मैं पहले बता चुका हूँ, राय पिथौरा। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब बात कर लेते हैं शाहजहाबाद के बारे में। शाहजहाबाद के बारे में इतना तो पता लग गया है कि धर्म निरपेक्षता एक तरफा दिखाई देती है वहाँ पे। ठीक है, शाहजहाबाद आज पुरानी दिल्ली है, यानी जो पुरानी दिल्ली है वो पहले क्या था? शाहजहानाबाद। अब पुरानी दिल्ली के नाम से सबको समझ में आ गया, क्योंकि पुरानी दिल्ली सब जानते हैं, तो पुरानी दिल्ली को ही पहले शाहजहानाबाद कहा जाता था। पुरानी दिल्ली का बड़ा हिस्सा अभी भी शाहजहां की दीवारों के भीतर ही सीमित है। यानी जो पुरानी दिल्ली आपकी वर्तमान समय में है उसका बहुत बड़ा हिस्सा शाहजहां की दीवारों के अंदर ही सीमित है। और उसके शासन के दौरान बनाए गए कई द्वार, कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट, तुर्कमान गेट और अजमेरी गेट अभी भी खड़े हैं। तो एक बात ध्यान दो, इस क्वेश्चन में आपको एक बहुत जबरदस्त जानकारी मिल रही है, आप छोड़ के जा रहे हो। जो आपका कश्मीरी गेट है आज एक बहुत बड़ी जगह बन गई, दिल्ली गेट है, तुर्कमान गेट है, अजमेरी गेट है, ये सब शाहजहानाबादी शहर में है और शाहजहां के द्वारा बनाए गए हैं। अच्छा भाई, पुरानी दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से अभी भी जाना जाता है। पुरानी दिल्ली का भी जाओ तो उससे कहीं भी किसी से पूछना वहाँ पे रहने वाले लोगों को कि शाहजहानाबाद शहर कौन सा है, तो बोलेंगे यही शहर है, आज भी जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? 1638 से लेके 1649 के बीच में हुई। शाहजहां ने इसे अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। जो पुरानी दिल्ली है उसको राजधानी के रूप में शाहजहां ने ही स्थापित किया था और इससे अत्यधिक सुशोभित और सुरक्षित बनाया। यानी जो पुरानी दिल्ली है उसको सुंदर, सुरक्षित जो बनाने का काम किया वो आपके शाहजहां थे। ठीक है, और शाहजहां के नाम पे ही शाहजहानाबाद शहर पड़ा और शाहजहानाबाद को ही पुरानी दिल्ली कहा गया। और पुरानी दिल्ली यानी जो शाहजहानाबाद है वहाँ क्या होता है? धर्म निरपेक्षता एक तरफा दिखाई देती है। आप देखोगे वहाँ पे जाके तो आपको पता लगेगा, जितने भी मंदिर, जितने भी दुर्ग, जितने भी गुरुद्वारा, जितने भी चर्च, जितने भी मस्जिद, सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ये क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट, मज़ेदार, सभी को समझ में आया होगा, सभी को ये क्वेश्चन पढ़ने में मज़ा आया होगा और सभी को इस क्वेश्चन में अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिली होगी। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला क्वेश्चन। ओहो, ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि आपके लिए पेपर पास करना। इस क्वेश्चन को आप मेरे हिसाब से तो अपने दिमाग में ही लिख लो और कहीं लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जितने भी दिल्ली जीके से रिलेटेड किताबें, क्वेश्चन वगैरह पढ़ के ये नोट्स तैयार किया, उन सब में ये क्वेश्चन मुझे कॉमन मिला मेरे भाई। क्या मिला? कॉमन मिला। ठीक है, दिल्ली का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, यानी दिल्ली कितने संपूर्ण क्षेत्र में फैली गई है। अभी वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में तो दिल्ली का क्षेत्रफल क्या है? बढ़ गया है, पब्लिक बढ़ रही है, मकानें बन रही हैं, कॉलोनियाँ कट रही हैं। लेकिन ये जो आपके पेपर में आएगा उनमें से इन 4 ऑप्शनों के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो दिल्ली का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो है
1483 वर्ग किलोमीटर। इनके आगे भी वर्ग किलोमीटर लगाना है, ठीक है। ये टाइपिस्ट ने लगाया नहीं, बड़ा हरामी टाइपिस्ट है, फोकट की ऐस ले रहा है आजकल वो भी, ठीक है भाई। तो 1483 वर्ग किलोमीटर जो आपका एरिया है वो दिल्ली का संपूर्ण क्षेत्रफल है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको दिमाग में बिठा लेना चाहिए, जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं ना परीक्षा से पहले क्या पढ़े, एक दिन पहले ऐसे क्वेश्चन पढ़ो। दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर, ये हमने सीख लिया, जिसमें 369.35 वर्ग किलोमीटर तो आपका ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है। टोटल तो कितना है 1483, इसके अंदर ग्रामीण कितना है 369.35, ये चीज ध्यान रखना। और 113.65 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्र है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र भी आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्र कुल कितना है, तो बता देना आंख बंद करके कि दिल्ली में जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है वो 369.35 है, और शहरी क्षेत्र पूछे तो 113.65 है। क्षेत्रफल के संदर्भ में ये सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। इसकी लंबाई 51.9 किलोमीटर और चौड़ाई 48.48 किलोमीटर है। दिल्ली में 11 जिले हैं, जिनमें 33 तहसील हैं और सब डिवीजन यानी सब अलग अलग हैं, ठीक है, डिवीजन छटे हुए हैं। अब एक क्वेश्चन में आप यहाँ पे अगर अनुमान और दिमाग लगा के सीख रहे हो, देख रहे हो, मज़ा आ रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे दिल्ली में कितने जिले हैं मेरे भाई, 11 जिले हैं, 33 तहसीलें हैं और सब क्या है, डिवीजन है। और इसके बाद में क्या बात करें, दिल्ली का जो सबसे बड़ा जिला है वो उत्तर पश्चिमी जिला है, और छोटे जिले की बात करें तो शाहदरा है। क्वेश्चन पेपर में छपे, शाहदरा दिल्ली का सबसे छोटा जिला है, सबसे बड़ा जिला है, कैसा जिला है, तो सबसे छोटा जिला है। दिल्ली का सबसे छोटा जिला कौन सा है, शाहदरा है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, उत्तर पश्चिमी जिला है। सभी को समझ में आया। दिल्ली का ग्रामीण क्षेत्रफल का ग्रामीण एरिया कितना फैला हुआ है, तो 369.35, शहरी पूछे तो 113.65, ठीक है भाई। दिल्ली में तहसीलें कितनी हैं, 33 हैं, और जिले कितने हैं, 11 हैं। अब बताओ ये क्वेश्चन जो है, ये जो जानकारी है, ये अब अगर हम ऐड नहीं करते इस क्वेश्चन के नीचे, तो शायद आप ये कहते कि ये दिल्ली जी के जो आपने तैयार की है ये बकवास है। ये जब चीज़ें देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा कि इस पीडीएफ में, इन नोट्स के अंदर हर प्रकार का एक कंटेंट ऐसा बनाया गया है जो पढ़ने में आपको मजा आए। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसी पीडीएफ को ऐसे तैयार कर देता, कैसे तैयार कर देता, ऊपर हो जाए यार, ये ऐसे क्वेश्चन ना लिखता और डायरेक्ट जानकारी ऐसे लाइनों में लिख देता, लंबी लंबी लाइनों में, तो आपको शायद काफ़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, मज़ा नहीं। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हो ना, उसके बाद में ये जानकारी तो आप पढ़ ही लेते हो, ऐसे क्या इंटरेस्ट बना रहता है पढ़ाई करने में। चलो अगला क्वेश्चन, अच्छा बड़ा हो गया ये है, कोई बात नहीं, ऐसे होता है ये। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है। 4 ऑप्शन है इसमें, दिल्ली रिज, विलिंगटन रिज, रायसीना पहाड़ी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें तो सही जवाब सबको दिखाई दे रहा होगा, और ये क्वेश्चन तो सबको आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, रायसीना पहाड़ी। रायसीना पहाड़ी के ऊपर दिल्ली के राष्ट्रपति का भवन है, ध्यान रखना, सबको आता है ये क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। और जिनको अभी ये लग रहा है ना मुझे तो नहीं आता था पहले ये क्वेश्चन, आपने ही बताया वो समझ लेना, अपने दिमाग का लेवल बढ़ा ले भाई, ये क्वेश्चन बहुत आसान है और सबको पता है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन से और रिलेटेड बात करें, इस प्रकार बात कुछ ऐसी है कि बात कैसी है भाई, हमें पीने का शौक नहीं है ना, पीते हैं गम बुलाने को, ऐसी बात नहीं है। हम सबका मकसद एक ही है, चिंग छपाक डम डम, ये सब इंस्टाग्राम तक ही सीमित है। यहाँ पे आपको मकसद एक ही रखना है, पेपर पास हो जाए बस। अच्छा, किससे रिलेटेड बात कर रहे थे, रायसीना पहाड़ी से रिलेटेड। रायसीना पहाड़ी के ऊपर क्या है, राष्ट्रपति का भवन है। अच्छा, रायसीना पहाड़ी की बात करें ना, तो ये एक खुलादार और ऊंचा स्थान है, ठीक है। यहाँ पे पानी निकलने का बढ़िया जगह है, पानी इकट्ठा नहीं हो सकता है। वायसराय हाउस के लिए ये एक बहुत ही अच्छा स्थान प्रतीत हुआ है, बहुत ही बढ़िया जगह मानी गई है। किसके लिए, वायसराय हाउस के लिए। वायसराय कौन होता है, जो प्रमुख होता है वो कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, यानी भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे जिनका नाम आर वेंकटरमन था,
उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि इस पहाड़ी पर प्रासाद दृश्य वाली का मुकुट लगती है। ठीक है, अब देखो जो आपके पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम वेट्टरमन था, उन्होंने इस रायसीना पहाड़ी के बारे में एक बात कही कि ये जो पहाड़ी है प्रासाद दृश्य वाली का एक मुकुट लगती है, यानी एक माता के रूप में दिखाई देती है। दिल्ली में एक नामित पर्वत है, यानी दिल्ली में सबसे जाना माना एक अच्छा फेमस पर्वत है, सबसे ऊंचा सबसे प्रमुख पर्वत पीक सब पार्क है। पीक सब पार्क जो है दिल्ली का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये बात दिमाग में बिठा लो। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, इस क्वेश्चन के बारे में पहले से सबको पता था। अच्छा ये आ गया क्वेश्चन। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? यही है ना भाई? हाँ, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1911, दूसरा ऑप्शन है 1990, तीसरा ऑप्शन है 1958, चौथा ऑप्शन है 1956। तो जो चौथा ऑप्शन है आपका 1956, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अरे चल, 1956। 1956 में दिल्ली को क्या दिया गया? अरे भूल गया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन से रिलेटेड और बात करते हैं। थोड़ा सा गला सूख गया भाई, पानी की आवश्यकता है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश फिलहाल है वर्तमान समय में, और दिल्ली भारत की राजधानी भी है। लेकिन 1956 में इसको सबसे पहले दर्जा मिला था केंद्र शासित प्रदेश का, और 1956 से 1991 तक दिल्ली मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेश ही था। ठीक है पहले, लेकिन यहाँ पर विधानसभा और मंत्रिमंडल अस्तित्व में नहीं था। मतलब केंद्र शासित प्रदेश तो था, कब से कब तक? 1956 से 1991 तक। लेकिन उस समय क्या था, विधानसभा और मंत्रिमंडल का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं था, कुछ भी नहीं था। संविधान के 69वें संशोधन में 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला। अब एक बात दिमाग में बिठाओ कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, कौन से सन में? तो याद रखना ये वाली सन 1991। 1991 में दिल्ली को राजधानी यानी राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया, और केंद्र शासित प्रदेश 1956 में बनाया गया। 1956 से 1991 तक केवल ये केंद्र शासित प्रदेश था। उसके बाद में देखा गया कि दिल्ली में कोई मंत्रिमंडल नहीं है, कोई भी विधानसभा नहीं है। बाद में विधानसभा और मंत्रिमंडल लाए गए, और फिर 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बना दिया गया। बोलो भाई, मजेदार बात है कि नहीं बनाया गया? कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया? 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया, और फाइनली फिर इनको क्या मिल गया? पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। ये दिल्ली जीके है भाई, ऐसे ही समझ में आएगी। 69वें राष्ट्रीय संशोधन अधिनियम के तहत बात करें तो इसमें क्या लिखा गया है? राष्ट्रीय वो चीज़ लिखी गई है जो हमने पढ़ लिया है। ठीक है भाई, समझ में सबको आया या नहीं आया मेरे को पता नहीं। कोशिश तो मैं यही कर रहा हूँ कि सबको समझ में आए और सबको अच्छे से इसको पढ़ने में मजा आए। ठीक है। दिल्ली समुद्र तल से कितने फीट की ऊंचाई पर है? 4 ऑप्शन है। 400 फीट, अरे ये भी एक समस्या ही है। 400 फीट, 600 फीट, 700 फीट, 800 फीट, 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 700 फीट। हाँ, सी सही है भाई। मालूम मेरे को भी एक बार कंफर्म करने के लिए इधर देखना पड़ता है। मेरे को याद हो गई ये क्वेश्चन क्योंकि मैंने टाइप किए हैं भाई, टाइप नहीं किए, टाइप करवाए हैं। टाइप करने वाला दूसरा बंदा होता है, मैंने तैयार किए हैं तो लगभग याद हो गए। आपको भी याद हो जाएंगे अगर जब आप इस PDF को ले लोगे, अपने हिसाब से पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे, जैसे आपको बाइक सीखना है और आपके पापा आपको बाइक सिखा रहे हैं, आपके चाचा आपको बाइक सिखा रहे हैं, कोई भी परिवार का सदस्य आपको बाइक सिखा रहा है, तो जब तक वो बंदा आपके पीछे बैठ के बोल रहा है क्लच दबा, क्लच छोड़, गियर डाल, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मतलब चला तो आप लोगे लेकिन एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा खुद के अंदर। जैसे ही चाचा गए अकेले हुए, किक दोगे, 1-2 बार दिक्कत आएगी, लेकिन उसके बाद खुद मास्टर बन जाओगे, फिर तो आप टेढ़ी पटक के घुमाओगे। तो वही चीज़ है, ये सब मैंने तैयार किया है, लेकिन कॉन्फिडेंस मान लो आउट हो जाए, कोई गलत ना हो जाए, तो इधर देख भी लेता हूँ, बाकी मेरे को ये याद है। ठीक है भाई। 700 फीट की ऊंचाई पर
यानी समुद्र तल से 700 फीट की ऊंचाई पर आपका दिल्ली है। ठीक है, अब इस समुद्र तल की ऊंचाई से रिलेटेड तो बहुत लंबी जानकारी मिल सकती है, लेकिन नहीं मिली। दिल्ली में बता चुका हूं आपको 1483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला गया है। बताओ दिल्ली में कितने जिले हैं? 11 जिले हैं। तहसीलें कितने हैं? 33 तहसीलें हैं। ये सब भी मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको याद हो। ठीक है, समुद्र तल से 216 मीटर ऊपर 2 राज्य, समुद्र तट से 216 मीटर ऊपर 2 राज्य जिनका नाम है हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जिनका क्या नाम है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली अपनी सीमा साझा करता है। यानी दिल्ली किस किस के साथ जुड़ा हुआ है समुद्र से 216 मीटर की ऊंचाई पर? हरियाणा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे क्वेश्चन करो। ओहो, ये क्वेश्चन मेरा मस्त है। दिल्ली का राजकीय पशु क्या है? नीलगाय दिल्ली का राजकीय पशु है। ये क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए, सभी को आना चाहिए। पक्षी का पूछ ले तो ध्यान रखना, गोरैया। क्या है? गोरैया। अगर पशु पूछे तो नीलगाय, पंछी पूछ ले तो गोरैया। ठीक है भाई, दिल्ली का जो राजकीय पक्षी है गोरैया है, पशु पूछे तो नीलगाय है। पुष्प पूछ ले, वृक्ष, वृक्ष पूछ ले तो वृक्ष की बता देना गुलमोहर। क्या बता देना? गुलमोहर। और इस गुलमोहर को आप पेपर में देखोगे, ऑप्शन के अंदर आपको गुलमोहर ना देके डेलोनिक्स भी दे सकता है। क्या दे सकता है? डेलोनिक्स भी दे सकता है। जो आपका गुलमोहर राष्ट्रीय वृक्ष है ना, राजकीय वृक्ष है, इसका वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? ये वैज्ञानिक नाम गुलमोहर तो हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो अपनी लैंग्वेज में गुलमोहर को डेलोनिक्स कहते हैं। राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो गोरैया है, और राजकीय पशु पूछे तो नीलगाय है। बताओ समझ में आ गया? ये सब चीज़ें लिख लेना। ठीक है भाई, ये सब चीज़ें लिख लेना। इस नीलगाय से रिलेटेड और बात करते हैं। नीलगाय कहाँ कहाँ पाई जाती है, कहाँ कहाँ नहीं पाई जाती, इसकी विशेषता क्या है? जो दिल्ली का राजकीय पशु नीलगाय है। लद्दाख का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बताओ। लद्दाख की तो हमें बात ही नहीं करनी। 1 सितंबर 2021 ये तारीख याद रखना है। हिम तेंदुए कोई जानवर होता है, उसको केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। यानी अब यहाँ पे आपको एक चीज पता लग गई जो आपके काम की नहीं है, कि लद्दाख का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हिम तेंदुआ। कब बनाया गया? 1 सितंबर 2021 को। ठीक है भाई। हाँ, गुलमोहर वृक्ष में आपको बता चुका हूँ, राजकीय वृक्ष गुलमोहर है और इसका वैज्ञानिक नाम डेलोनिक्स रेजिया है। ठीक है, पहले ही बता दिया, दोबारा बताने की क्या जरूरत है। दिल्ली में नीलगाय जो है वो ग्रेटर कैलाश के एक आवासीय क्षेत्र से सोमवार को स्थानीय निवासियों और वन्य जीव वन विभाग के अधिकारियों के संयुक्त अभियान के दौरान एक नीलगाय को बचाया गया। यानी ये ग्रेटर कैलाश के आवासीय क्षेत्र के द्वारा सोमवार को वन विभाग की टीम ने और एक अभियान के दौरान एक नीलगाय को बचाया। ये शायद जानकारी आपके परीक्षा की दृष्टि से कोई काम की नहीं है। ठीक है, ये केवल आपके सामान्य ज्ञान के लिए काम की है, जो दैनिक जीवन में आपके काम आ जाए, आपको पता होना चाहिए। बाकी ये काम की नहीं है। ये लद्दाख वाली भी आपके कोई काम की नहीं है। ठीक है, अब भाई जब तैयार करते हैं ना मैटर, तो मैटर में सब कुछ छापना पड़ता है जिससे कि कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, हाँ, ये वृक्ष आपका काम का है, पेपर में पूछ सकता है, पशु आपसे पूछ सकता है, पक्षी आपसे पूछ सकता है, जो मैं बता चुका हूँ। दोबारा पूछना हो तो दोबारा बता देता हूँ। पक्षी गोरैया है, पशु नीलगाय है, और वृक्ष आपका गुलमोहर है जिसको डेलोनिक्स कहते हैं। और क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, यमुना नदी की दिशा क्या है? ऑप्शन सी उत्तर दक्षिण यमुना नदी की दिशा है। यानी यमुना नदी कहाँ से कहाँ बहती है, किधर दिशा में बहती है? तो आपको पता होना चाहिए, उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ ये बहती है। ठीक है, यमुना नदी दिल्ली में है तो क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन और जोड़ा गया है कि यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। ध्यान रखना, यमुना नदी के किनारे आगरा बसा है, मथुरा बसा है, इटावा बसा है, पटेश्वर बसा है, कालपी बसा है, हमीरपुर बसा है, कौशाम्बी बसा है। टोटल कितने शहर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। यानी यमुना नदी के किनारे कुल कितने शहर बसे हैं? तो याद रखना, टोटल हो गए 7। ठीक है, ये पेपर में आ सकता है, ये पेपर में आ सकता है। यमुना नदी किस दिशा में बहती है ये तो पता नहीं आए ना आए, ये आ सकता है ये क्वेश्चन।
कि यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, या फिर टोटल शहर पूछा है तो बता देना 7, और शहर का नाम आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे बसा है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, इनमें से एक ऑप्शन मिलेगा, जो भी मिले उसको सही मार के आना है। ठीक है भाई। अच्छा, आगे बात करते हैं। जो आपकी यमुना नदी है वो हिमालय के तलहटी से होकर दक्षिण दिशा में तेजी से बहती है। मैंने बताया ना, उत्तर से दक्षिण बहती है और तलहटी से होकर बहती है, और उत्तराखंड से निकलकर पश्चिम में उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य की सीमा के साथ साथ भारत गंगा के मैदान में पहुंचती है। पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहरें उस बिंदु पर निकलती है। ठीक है, इतना हैवी शायद आपसे दिल्ली जी के नहीं पूछा जाएगा, आपके पेपर में पूछा जाए तो आपको बेसिक से नॉर्मल ऊपर ध्यान होना चाहिए। पश्चिमी हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा की सीमा के सहारे 95 मील का सफ़र तय करके उत्तरी सहारनपुर मैदानी इलाका पहुंचती है। फिर यह दिल्ली आगरा से होती हुई प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना नदी कहाँ से कहाँ बहती है, किस किस शहर को टच करती है, कहाँ कहाँ मिलती है, तो ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई है। ठीक है भाई। इसमें एक स्रोत नहीं दिया गया है जो कालिंदी यमुना नदी का ही दूसरा नाम है, यानी यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है, कालिंदी नाम है। ये काम की जानकारी है, आपकी सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है। कालिंदी जो है वो यमुना नदी का दूसरा नाम है, और कालिंदी पर्वत से निकलने का कारण इसका नाम कालिंदी पड़ा। कालिंदी यानी यमुना नदी का कालिंदी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये कालिंदी पर्वत से निकलती है, कालिंदी पहाड़ से निकलती है। ठीक है। अब पानी की और भी ज़्यादा आवश्यकता है, गला बिल्कुल बैठ चुका है। मैं अब थोड़ा सा धीरे बोलने वाला हूँ, कोशिश करना कि धीरे आपको सही समझ में आए। दिल्ली में यमुना किस गांव में प्रवेश करती है और किस गांव से निकलती है, पाला गांव से प्रवेश करती है। ठीक है भाई। दिल्ली की जो यमुना नदी है वो दिल्ली के अंदर पाला गांव से प्रवेश करती है। सबसे पहला गांव पाला ही है दिल्ली का, जिसको वो अटैच करते हुए आगे बढ़ती है। जो पाला गांव है आपका, ठीक है, जो पाला गांव है ना, यमुना पाला गांव से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रवेश करती है और जैतपुर से बाहर निकलती है। ठीक है, ये आ गई जानकारी। यानी पाला गांव से प्रवेश करती है, चल जा, पाला गांव से प्रवेश करती है और जैतपुर से बाहर निकल जाती है। बाहर का पूछे तो जैतपुर, प्रवेश का पूछे तो पाला गांव। इसके अलावा फालतू जानकारी इसके बारे में आपको नहीं पता होनी चाहिए, कोई काम की नहीं है। ठीक है। टोटल दूरी का पूछे तो 52 किलोमीटर की टोटल दूरी ये तय करती है। पाला गांव से और जैतपुर की दूरी कितनी है, 52 किलोमीटर है। ठीक है, यानी दिल्ली में 52 किलोमीटर घूमती है, और उसके बाद में क्या करती है, वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज तक दिल्ली से होकर कई 22 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, 22 किलोमीटर दूरी फिर ये अलग तय करती है। समझ में आ गया? समझ में नहीं आया तो समझना पड़ेगा, खुद को याद करना पड़ेगा। अब आपको मैं इसको कैसे समझाऊं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं तो बस ये पढ़ के और इसको थोड़ा सा विस्तार से समझा सकता हूँ। याद तो आपको ही करना पड़ेगा, चाहे आप याद करो तो भी ऐसा ही रहेगा, कोई और पढ़ाएगा तो भी सब चीज़ें सेम रहेंगी। पहले बता चुका हूँ कि दिल्ली जो है आपका 1483 वर्ग किलोमीटर में फैला गया है, लेकिन फिर क्वेश्चन आ गया कि दिल्ली 1483 वर्ग क्षेत्र में फैला गया है, समुद्र से इतनी ऊंचाइयों पर 2 सीमों के साथ साझा करता है। क्वेश्चन क्या है फिर, ये क्वेश्चन कहाँ है, पता नहीं। ये क्वेश्चन भाई रॉन्ग, एरर मानो इसको, गलती से छप गया। इसका क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन दिया गया है डायरेक्ट, कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में, गुप्त दान है। ठीक है, अगर थोड़ा सा इसकी जानकारी के बारे में पता लगाएं तो दिल्ली में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, दिल्ली में सबसे ठंडा महीना जनवरी है ना। ये देखो, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है कौन सा नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत सारी जानकारी मिल गई मेरे भाई। दिल्ली का जो सबसे ठंडा महीना है ना वो जनवरी होता है, ध्यान रखना है, ये पूछ सकता है आपसे। और इसमें बात करें तो आपका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है, और रात के दौरान तो ये जो तापमान है वो 8 डिग्री तक पहुंच जाता है। और दिल्ली के लिए दिल्ली में घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम सर्दी है, जिसमें तापमान बहुत सुहाना रहता है। बस यही क्वेश्चन बढ़िया है। और गर्म की भी दिया गया है क्या, जुलाई, हाँ, जुलाई से सितंबर में क्या होता है, जुलाई से सितंबर के बीच दिल्ली सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, जो टेम्परेचर 30 से 35 पहुंच जाता है, लेकिन अब की बार तो रिकॉर्ड ही तोड़ा है।
बारिश के क्षेत्र में जलवायु में राहत माना जाता है? कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है दिल्ली में। अब आएगा क्वेश्चन। ये आ गया, अरे आजा पेन। दिल्ली के विकास के लिए सर्वप्रथम मास्टर प्लान किस वर्ष तैयार किया गया? दिल्ली के विकास के लिए सर्वप्रथम मास्टर प्लान किस वर्ष तैयार किया गया? यानी दिल्ली में विकास हो, दिल्ली में स्कूलें बने, दिल्ली की स्कूलें चमकती धमकती दिखाई दे, दिल्ली में एजुकेशन का स्तर ऊंचा उठे, दिल्ली की गलियां साफ हो, दिल्ली में रोड लाइट लगे, मतलब दिल्ली में विकास हो, दिल्ली में मंत्रिमंडल आए, दिल्ली में ये बने वो बने। ये सबसे पहले कब तैयार किया गया मास्टर प्लान? 1961 के अंदर तैयार किया गया। 1961 के अंदर तैयार किया गया, ठीक है। इससे रिलेटेड और बात करें कि क्या मास्टर प्लान क्या था, सब एक्साइटेड है जानने के लिए। मास्टर प्लान ये था, सुन लो। दिल्ली के लिए सबसे पहला जो मास्टर प्लान है मेरे भाई, वो अल्बर्ट मेयर के नेतृत्व में, अल्बर्ट मेयर कोई महान आदमी था जिसने दिल्ली के विकास करने की सोची, उसके नेतृत्व में फोर्ड फाउंडेशन वाली टीम ने टीपीओ टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया, जो क्या था कि दिल्ली का विकास हो। दिल्ली में मुख्य योजना तैयार करने का प्लान था जिसमें दिल्ली का विकास हो, और अधिनियम 1957 के प्रावधानों के आधार पर यह सब तैयार किया गया, ठीक है भाई। मतलब इसका जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? अल्बर्ट मेयर को। किसके साथ काम किया? इसने काम किया फोर्ड फाउंडेशन टीम के साथ काम किया, ठीक है। चलो आगे, कितने क्वेश्चन हो गए पता ही नहीं चल रहा है। ये क्वेश्चन आया, नई दिल्ली में स्थित अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? टेनिस खेला जाता है कि भाई नहीं, फुटबॉल खेला जाता है कि नहीं, हॉकी खेला जाता है कि नहीं, या फिर ये सभी खेले जाते हैं, या फिर कोई भी नहीं खेला जाता? किस ग्राउंड में दिल्ली में? अंबेडकर स्टेडियम में। भाई लोगों 2 बजे के लगभग स्टार्ट किया था, अभी फ़िलहाल 2:30-3 बज गए होंगे। मेरे को बहुत ज़बरदस्त नींद आ रही है, 2-3 रात तो पहले हो गई मैं सोया ही नहीं हूँ। आज फिर मेरे को दिल्ली जीके के लिए खड़ा कर दिया। अब मेरे को लग रहा है कि मैं थक चुका हूँ, मेरी आवाज़ भी बैठ गई है और मेरे बस की भी नहीं रही है, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे को खाना भी खाना है, खाना खा के ही मैं सोने वाला हूँ। हाँ, सुबह मेरे को छूट होती है, 11 बजे तक मैं सो सकता हूँ, लेकिन 11 बजे बाद फिर मेरे को वर्क पे आना है, काम पे आना है, ठीक है। तो इसकी सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। जो दिल्ली का भीमराव अंबेडकर ग्राउंड है उसमें से कोई भी खेल नहीं खेला जाता। इन खेलों में टेनिस भी नहीं खेला जाता, फुटबॉल भी नहीं खेला जाता, हॉकी भी नहीं खेला जाता। तो फिर होता क्या है उस ग्राउंड के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। उस ग्राउंड के अंदर क्या होता है? भीमराव अंबेडकर जो ग्राउंड है, अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम उत्तर प्रदेश के चुनिंदा स्टेडियम में से एक है जिनमें बहुविधशाल स्विमिंग, ओहो, तो उस ग्राउंड में क्या होता है भाई? स्विमिंग पूल का खेल खेला जाता है, ठीक है। तैराकी खेल खेला जाता है। अन्य सुविधाओं को अनुमति नहीं देता है, जैसे फुटबॉल, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट। यानी कुल मिला के बात करें, जो उत्तर प्रदेश के अंदर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम है उसमें केवल तैराकी खेल खेला जाता है। कान में मक्खी गई भाई, अरे निकल 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 निकल, ठीक है। बाकी किसी भी खेल को खेलने की वहाँ पे अनुमति नहीं है। चलो, ये जो क्वेश्चन अभी करवाया ना, ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। दिल्ली जीके के लिए बात करें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में रिंग रेल सेवा की शुरुआत कब हुई? जैसे मान लो ये आपका दिल्ली है, तो रिंग रेल का मतलब समझते हो कि दिल्ली में यहाँ से रेल चले तो यहाँ वापस घूम के आ जाए। इसकी सेवा कब शुरू की गई? 1982, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। 1982 में दिल्ली में रिंग रेल सर्विस प्रोवाइड की गई, ठीक है। आगे बात करें क्यों की गई, कैसे हुआ, इसमें क्या क्या मिला। दिल्ली में रिंग रेल की शुरुआत 1975 में हुई। फिर वो क्या था भाई? 1975 में इसकी क्या शुरुआत हो गई थी। फिर जो कम्प्लीटली फाइनली है ना, फाइनली ये कब तैयार हुआ? 1981 में, यानी 6 साल में जाके ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ था, ठीक है। हालांकि उस वक्त 35 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर ही सिर्फ मालगाड़ी चलती थी। मैंने बताया ना कि भाई 1975 में तो शुरुआत हुई थी और 6 साल बाद फिर इसको कम्प्लीटली घुमा दिया गया था। 1975 में केवल 35 किलोमीटर चलती थी, वो भी मालगाड़ी चलती थी। लेकिन 1982 में एशियन गेम्स के दौरान इस पर पैसेंजर ट्रेन की भी शुरुआत कर दी गई। 1981 में तो क्या हुआ?
रिंग घुमा दी गई, मतलब 6 साल, मतलब 1975 में स्टार्ट किया गया और 6 साल के बाद में ऐसा हुआ कि पूरे दिल्ली की चारों तरफ मालगाड़ी घूमने लग गई। फिर 1 साल बाद में उसी पटरी पर ऐसी ट्रेन दौड़ाई गई जिसमें पैसेंजर भी बैठ सकें, यात्री भी बैठ सकें। और क्यों? एशियन गेम्स के दौरान, क्योंकि एशिया गेम्स जो हुआ था उस टाइम पे उसको देखने की काफ़ी लोगों की संख्या थी। भाई अब बस की नहीं है, शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। और क्वेश्चन भी ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, मेरी तो आंखें करने लग गई दर्द। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली की नगरीय जनसंख्या कितनी है? ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार दिल्ली की जो नगरीय जनसंख्या है वो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,63,68,899। ठीक है भाई, कौन सी जनसंख्या के अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार 1,63,68,000। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में छपता ही छपता है। जनगणना से रिलेटेड, साक्षरता दर से रिलेटेड, यहाँ से यार MTS या HSL, दिल्ली पुलिस, इनमें क्वेश्चन आता है यहाँ से रिलेटेड, लेकिन वो इंडिया जीके से आता है, दिल्ली जीके का फिर यहाँ से रिलेटेड तो पक्का आएगा ना। ठीक है, चलो आगे बात करें जनगणना से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी की। तो बरिस 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली नगर में कुल 110 लाख लोग यानी 11 मिलियन थे। और मुंबई के बाद एक दूसरा शहर माना गया और NTC जनसंख्या में लमसम 168 लाख रहल। ठीक है भाई, आज मैं इस वीडियो के अंदर, इस क्लास में बस इतना ही आपको दिल्ली जी के शायद करवा पाऊंगा। ये क्वेश्चन ज़बरदस्त आया तो मैं अरे यार ये तो मैं करवा ही चुका हूँ। दिल्ली का राजकीय पक्षी गौरैया। ठीक है, मैं बता चुका हूँ। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी और देख लो। ठीक है, पुष्प, ओहो पुष्प नहीं बताया था ना आपको। पशु पूछे तो नीलगाय, पक्षी पूछे तो गौरैया, वृक्ष पूछे तो गुलमोहर जिसको डेलोनिक्स कहते हैं, और पुष्प पूछे तो अल्फा लफा है, अल्फा लफा। ठीक है, पुष्प पूछे तो अल्फा लफा। पक्षी, पुष्प, वृक्ष और पशु चारों का बता चुका हूं। अब क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होना चाहिए पेपर में। ठीक है, शीला सरकार ने गौरैया को दिल्ली का राजकीय पक्षी घोषित किया। तो गौरैया को राजकीय पक्षी किसने घोषित किया? शीला सरकार ने किया। ठीक है, साथ ही गौरैया बचाने के लिए स्पैरो के नाम से एक टीम भी शुरू, गौरैया नष्ट ना हो, गौरैया को कोई मारे ना, इसलिए एक टीम बनाई गई जिसको स्पैरो नाम दिया गया। ठीक है, जिसको एक हम कह सकते हैं मुहिम शुरू की गई थी। तो मेरे भाई अब मुझे माफ़ करो, अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं और क्वेश्चन आपको करवा सकूं, लेकिन एक क्वेश्चन और लपेट लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लपेट लो। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ष की जनसंख्या, अरे कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो चिल्लू है, चिल्लर पार्टी है, 0 से 6 वर्ष तक की, उनकी जनसंख्या पूछिए जिसमें लड़के लड़की सभी आ गए। ऑप्शन ए 20,12,454 0 से 6 वर्ष वालों की टोटल संख्या थी। कब थी? 2011 के अनुसार। थोड़ी सी जानकारी और ले लो, अब क्या पता ये भी पता लग जाए लड़की कितने थे और लड़कियां कितनी थी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 1,67,941 थी दिल्ली की जनसंख्या 2011 के अनुसार, जिनमें से भाई आपके 7,80,615 तो महिलाएं थी। 7,80,615 क्या थी? महिलाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहा हूँ, दिल्ली में 7,80,615 तो महिलाएं थी और टोटल थे 1,67,87,941। और पुरुषों की बात करें तो 89,87,326। ठीक है, ये पुरुष थे। और 2011 की महिलाओं में आबादी का, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की बात करें तो आबादी की, कुल आबादी का 46.47% था। देखो दिल्ली में जो महिलाओं की संख्या थी वो 46.47% थी टोटल आबादी की। ठीक है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो ये आंकड़े 48.53
से कम है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर है ना 48.53 होना चाहिए ये, लेकिन ये कितना है 46.47, कम है, कम नहीं होना चाहिए था, लेकिन है तो है ही भाई। अब आप इस पीडीएफ को ले लो, साक्षरता दर वाला भी क्वेश्चन कर लो यार, ये पूछा जाता है पेपर में। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की साक्षरता क्या है? जनगणना से मेरे भाई 1-2 क्वेश्चन पेपर में 100% लिख के ले लो, ना है तो बता देना। 86.2% क्या है साक्षरता दर है दिल्ली की 2011 जनगणना के अनुसार, ठीक है। और इससे रिलेटेड और बात करें तो ये है, जो आपका साक्षरता दर है वो 88.01 है, ठीक है। और जिसमें नई दिल्ली में लिंग अनुपात में बात करें तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को 815, यानी दिल्ली में अगर 1000 पुरुष थे उस समय तो 815 महिलाएं। अब ऐसे ऐसे बढ़ाया गया, 2000 पुरुष हुए तो 800, 800, 1630 हो गई महिलाएं, ऐसे ये आंकड़ा बढ़ता चला गया, ठीक है। तो ये टोटल आंकड़ा कितना आया 88.01, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पक्का। राजकीय भाषा क्या है? पशु पक्षी वृक्ष पुष्प का पता लग गया, राजकीय भाषा हिंदी है, ठीक है। वैसे बता देता हूँ, दिल्ली की राजकीय भाषा हिंदी है। और अब हिंदी की बात आने के बाद में अब लिख लो मेरे नंबर में, लास्ट टाइम जाते जाते बता रहा हूँ 6367552373। मेरे भाई व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, होमगार्ड या जो भी आप तैयारी कर रहे हो जिसमें दिल्ली जीके आपका आती है वो भी मैसेज कर दो लिख के। और ये नोट्स ले लो मेरे भाई, क्योंकि कंप्लीट नहीं पढ़ाया जाएगा नोट्स को, इन सबको देख के आपको पता लग गया होगा कि किस लेवल के हैं और इसमें कितनी जानकारी है। ठूस ठूस की जानकारी भरी गई है। 95 क्वेश्चन है जिसमें 10-15 क्वेश्चन से ज़्यादा तो हमने कर लिए, ठीक है, मजाक में कर लिए। बाकी तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा। अब मेरे को जाना पड़ेगा भाई, आंखें खुल नहीं पा रही हैं क्योंकि इधर लाइट, ऊपर लाइट, सामने कैमरे के पीछे लाइट और इस पैनल पे लाइट, यार खुल ही नहीं रही आँख, और नींद बहुत ज़बरदस्त आ रही है दोस्तों। अब सोना पड़ेगा। आपसे अलविदा चाहेंगे, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये अच्छी लगी हो मेरे जैसा भी मैंने आपको पढ़ाया, कोई मिस्टेक हो गई हो तो मिस्टेक के लिए तो आपसे क्षमा चाहता हूँ भाई। हम भी आदमी है, हो जाती है, रात को 2-2 बजे काम करते हैं। बाकी कमेंट आपको करना है कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका, कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका, मज़ा आया नहीं आया, और सब्सक्राइब चैनल को कर लेना है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।